मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इसमें हम लोग पाल वंश पढ़ रहे थे। तो पाल वंश में हम लोगों ने देखा कि जो पाल शासक थे अपनी सत्ता को कैसे कायम करके रखे हुए थे, लेकिन जब कुछ समय बीता देवपाल के बाद तो नारायण पाल आया और विग्रह पाल आया, तो उस समय जो है इनकी सत्ता एकदम निचले पावदान पर आ गई थी, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ दोस्तों। तो राष्ट्रकूटों और गुर्जर प्रतिहारों ने इन्हें परास्त किया नारायण पाल को, और इनकी सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। लेकिन फिर उसके बाद इनका उदय होता है दूसरी बार 988 ईस्वी से 1130 तक इनका पुनः उदय होता है दोस्तों, जिसमें प्रमुख शासक होता है महिपाल प्रथम। 1038 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा है। माना जाता है कि महिपाल प्रथम ने अपने भाइयों के साथ मिलकर वाराणसी पर विजय प्राप्त किया था। यह माना जाता है, इसके कुछ प्रमाण मिले हैं इसलिए। तो इसके जो दो भाई थे दोस्तों, वह थे स्थिरपाल व बसंत पाल। माना जाता है कि महिपाल प्रथम ने अपने भाइयों के साथ मिलकर स्थिरपाल और बसंत पाल के साथ मिलकर वाराणसी पर विजय प्राप्त की। अगला शासक था दोस्तों नयपाल। नयपाल जो है इसका अगला शासक था, जो 1038 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन करता है। नेक्स्ट शासक हुआ दोस्तों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर पाया। नेक्स्ट शासक है दोस्तों विग्रहपाल द्वितीय। यह 1055 से 1072 ईस्वी तक इसने शासन किया। जबकि रामपाल दोस्तों 1077 से 1130 ईस्वी तक शासन करता है। यह शासक त्रिदलीय संघर्ष में शामिल नहीं हुए। रामपाल इस वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक था। रामपाल जो ये शासक हुए दूसरी बार जिनका उदय हुआ दोस्तों, ये सभी शासक जो हैं त्रिदलीय संघर्ष में हिस्सा नहीं लेते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक महिपाल प्रथम हुआ था दोस्तों, जबकि अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? रामपाल, जो प्रभावशाली था। लेकिन अब इनका जो है धीरे धीरे पतन होता चला गया और अंत में 1160 में इनकी सत्ता खत्म हो जाती है और यहाँ पर सेन वंश का शासन हो जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पाल वंश का पतन देखेंगे हम लोग। 1130 से 1160 ईस्वी में कुछ ये 3 शासक हुए, जो कि इस समय पाल वंश का पतन होता चला गया। पहला है दोस्तों कुमारपाल, और दूसरा मदनपाल, तीसरा गोविंदपाल। 1160 में पाल वंश की सत्ता समाप्त हो जाती है और सेन वंश का उदय हो जाता है। 1160 में पाल वंश की सत्ता समाप्त हो जाती है और सेन वंश का उदय हो जाता है। देखिए दोस्तों, सेन वंश का उदय हो गया और पाल वंश की सत्ता समाप्त हो गई। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों वो लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों पाल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था। पाल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था देख लेंगे। वंशानुगत राजतंत्र व्यवस्था का प्रचलन उस समय था दोस्तों। राजा गौरवपूर्ण उपाधियां धारण करते थे। राजा गौरवपूर्ण उपाधि धारण करते थे। कुछ उपाधियां हैं दोस्तों, देख लेते हैं।
महाराजाधिराज की उपाधि, परम भंडारक की उपाधि, परम सौगात की उपाधि और परमेश्वर की उपाधि धारण किया करते थे राजा। अब हम लोग पाल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था को नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखेंगे दोस्तों, जो बची हुई है। आइए दोस्तों, पाल की प्रशासनिक व्यवस्था को आगे भी देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है दोस्तों, राजा के सहायक अधिकारी होते थे, जो निम्न है दोस्तों। जो राजा के सहायक अधिकारी थे वो निम्न है। राजामात्य, ये था दोस्तों राजामात्य, महाकर्ता, महाप्रतिहार, विषयपति, दंडिक और नेक्स्ट है ग्रामिक हुआ करता था। ये राजा के लिए, ये राजा के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे दोस्तों। इसकी प्रशासनिक इकाई को देख लेते हैं दोस्तों, कैसे बटा हुआ था। सबसे बड़ा था भुक्ति, और भुक्ति जो है कई विषयों में टूटता है दोस्तों, बटा होता है। और विषय जो है कई विधियों में, कई विधि, और विधि जो है कई मंडल में, और जो मंडल होता था दोस्तों कई ग्रामों में बटा होता था। सबसे बड़ी इकाई इसकी भुक्ति होती थी, सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी पाल वंश के दौरान। आइए देखते हैं दोस्तों, ये लोग वेतन किस रूप में दिया करते थे। वेतन को ये लोग जागीर या नगद दोनों स्थितियों में दिया करते थे। जागीर का मतलब हुआ है दोस्तों कि भूमि दान करना। आर्थिक व्यवस्था का आधार देख लेते हैं दोस्तों। इनके आर्थिक व्यवस्था का दो आधार था, क्या था दोस्तों। इनके आर्थिक व्यवस्था का आधार कृषि हुआ करता था, जिसमें प्रमुख फसलें हुआ करती थी दोस्तों, धान, गन्ना, कपास, पान, सुपारी, चाय इत्यादि। ये हो गया दोस्तों आर्थिक व्यवस्था का आधार। अब देख लेते हैं दूसरा आर्थिक व्यवस्था का आधार क्या था। इनके कर था दोस्तों। कर जो था दोस्तों, यह 3 महत्वपूर्ण कर लगाते थे ये लोग। उसके बाद कुछ अन्य कर भी थे, तो 3 महत्वपूर्ण कर के विषय में हम लोग देख लेते हैं। ऊपरी कर हुआ करता था दोस्तों। एक होता था भाग दोस्तों, जो 1/6 भू राजस्व पर लगता था। भोग जो है दोस्तों, राजा के खाने के लिए जो व्यवस्था की जाती थी प्रतिदिन, वह भोग हुआ करता था। अन्य कर में देख लेते हैं हिरण्य, और दूसरा हो गया दोस्तों शुल्क। एक होता था दोस्तों 10 अपराधिक या दोष अपराधिक। यह कर जो है उन लोगों को देना पड़ता था जो लोग अपराध किया करते थे। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों। आइए दोस्तों, पाल वंश की आर्थिक व्यवस्था को देख लेते हैं, उसके बाद सामाजिक जीवन को देखेंगे। इन लोगों ने एक सिक्का चलाया था, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इन लोगों ने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम द्रम हुआ करता था। लेकिन द्रम जो सिक्का था कहीं प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात इसका साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। तो ये कहते हैं कि तो अर्थात मुद्रा व्यवस्था विकसित नहीं थी। तो जब द्रम जो है कहीं पर, द्रम नाम का सिक्का कहीं प्राप्त नहीं होता है, तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि मुद्रा व्यवस्था विकसित नहीं था इनके शासनकाल में। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन इनका कैसा था, आइए देखते हैं। तो सामाजिक जीवन था दोस्तों वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। बृहद धर्म पुराण समाज हुआ करता था। बृहद धर्म पुराण समाज हुआ करता था। बृहद धर्म पुराण के अनुसार 2 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे दोस्तों। ये होते थे ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण वर्ण। गैर ब्राह्मण वर्णों को 3 कोट में बांटा गया था दोस्तों। उत्तम कोटि, मध्यम कोटि और अधम कोटि या निम्न कोटि में डिवाइड किया गया था। अब आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग। संस्कार का प्रचलन था। 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है। 16 प्रकार के जो संस्कार होते हैं दोस्तों उसका भी उल्लेख मिलता है। और 15वां संस्कार इनका जो होता था दोस्तों वह कौन सा होता था, विवाह को ये लोग 15वां संस्कार मानते थे।
विवाह गोत्र परिवार देखकर किया जाता था। जो इनके समाज में था, प्रचलन था दोस्तों विवाह का, वह गोत्र और परिवार को देख करके किया जाता था। बहुविवाह का भी प्रचलन हुआ करता था इनके समाज में, अर्थात पाल वंश के समाज में बहुविवाह का भी प्रचलन हुआ करता था। लड़कियों का विवाह जो है वयस्क होने से पूर्व ही कर दिया जाता था। वयस्क होने से पूर्व, लड़कियों का विवाह वयस्क होने से पूर्व कर दिया जाता था दोस्तों। आइए देख लेते हैं दोस्तों महिलाओं की स्थिति इसमें क्या थी। महिलाओं की स्थिति में देखेंगे, पहला दोस्तों गणिका प्रथा का प्रचलन हुआ करता था इस समय, और स्त्री दासी का प्रचलन हुआ करता था। कहीं कहीं पे देवदासी का भी प्रचलन बताते हैं कि देवदासी का प्रचलन था। तो ये तीनों प्रचलन थे दोस्तों, गणिका प्रथा का प्रचलन, स्त्री दासी का प्रचलन और देवदासी का प्रचलन हुआ करता था। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं पाल वंश का समाज किस प्रकार के वस्त्रों को पहनता है। पाल वंश का समाज किस प्रकार के वस्त्र पहनता था दोस्तों। धोती जो पुरुष पहना करते थे, साड़ी महिलाएं पहना करती थी, जूता और छाता सबके लिए था। कौन कौन सा खेल पसंद करते थे लोग, या कौन कौन से खेल प्रचलन में थे उस समय दोस्तों पाल वंश में, तो था शतरंज और दूसरा था पासा। मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे दोस्तों, ये जो मनोरंजन के जो साधन थे वो थे नृत्य, संगीत और नाटक जो है, इससे ये लोग इनका मनोरंजन होता था दोस्तों। सांस्कृतिक स्थिति को देख लेते हैं दोस्तों। सांस्कृतिक स्थिति जो है इनकी शिक्षा और साहित्य को देखेंगे। शिक्षा के लिए देखते हैं कि बौद्ध विहार मठ शिक्षा का केंद्र था दोस्तों। बिहार में जो बौद्ध विहार था वह दोस्तों शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जिसमें जो है उदंतीपुरी विश्वविद्यालय अर्थात उदंतीपुरी मठ या विहार जिसे गोपाल ने स्थापित किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी विश्वविद्यालय जिसे धर्मपाल ने बनवाया था, और नालंदा विश्वविद्यालय इसे गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। पाल वंश ने इसे संरक्षण प्रदान किया था। आइए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट साहित्य के विषय में। संध्याकर नंदी एक कवि हुआ करते थे दोस्तों, जिन्होंने रामपाल चरित नाम का एक नाटक लिखा था। चक्रपाणि दत्त थे उस समय दोस्तों, चक्रपाणि दत्त नेक्स्ट है, जिन्होंने चिकित्सा संग्रह और आयुर्वेद दीपिका नामक ग्रंथ लिखा था। जीमूतवाहन हुआ करता था दोस्तों, इसने दाया भाग और व्यवहार मृतिका इसने लिखा था। वज्रदत्त जो होता है दोस्तों, यह लोकेश्वर शतक नामक ग्रंथ लिखता है, और बौद्ध वीरदान एक है दोस्तों जिसने कमलशील, पिपंकर और श्रीगान नामक ग्रंथ ये लिखते हैं। अब इसके आगे एक स्लाइड और होगी दोस्तों, हम लोग उसके बाद पाल वंश को समाप्त कर देंगे। आइए दोस्तों पाल वंश कालीन कला देख लेते हैं हम लोग। तो कला देखते हैं दोस्तों, इसमें बिहार का निर्माण, कई बिहारों का निर्माण इन लोगों ने करवाया। बिहार को क्या कहते थे दोस्तों उस समय, या तो मठ कहा करते थे या तो विश्वविद्यालय कहा करते थे। तो उदंतीपुरी मठ या महाविहार या मठ या विश्वविद्यालय का निर्माण इन लोगों ने करवाया था। और दूसरा है दोस्तों विक्रमशिला मठ विहार या विश्वविद्यालय इन लोगों ने बनवाया था। तीसरा है दोस्तों सोमपुरी, इसमें मठ विहार या विश्वविद्यालय इसे भी कहा जाता है दोस्तों। तो जो विश्वविद्यालय है दोस्तों, उस समय पाल वंश लोग उसे विहार या मठ कहा करते थे। तो दोस्तों उदंतीपुरी पहला विश्वविद्यालय है जिसे गोपाल ने बनवाया था, या मठ इसे या विहार भी कहा जाता है।
दूसरा है दोस्तों विक्रमशिला मठ विहार या विश्वविद्यालय, इसे धर्मपाल ने बनवाया था। सोमपुरी मठ विहार या विश्वविद्यालय इसे भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्तूपों का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, जिसमें है दोस्तों महत्वपूर्ण है एक स्तूप पहाड़पुर स्तूप। पहाड़पुर स्तूप महत्वपूर्ण है। मंदिरों का भी इन लोगों ने निर्माण करवाया था, जिसमें महत्वपूर्ण है बटेश्वर मंदिर और दूसरा है विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर और बटेश्वर मंदिर, ये दोनों मंदिर महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों दुर्ग। इन लोगों ने मुंगेर में एक दुर्ग बनवाया, भागलपुर में भी बनवाया दुर्ग, गया में भी बनवाया और पटना में भी इन लोगों ने दुर्ग का निर्माण करवाया था। लास्ट देख लेते हैं दोस्तों, संस्कृत और कला की दृष्टि से पाल वंश का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान था। तो दोस्तों ये हुआ पाल वंश। पाल वंश समाप्त हो गया है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे दोस्तों। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं दोस्तों। कल हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे। धन्यवाद।